हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, हु डिड पीएम नरेंद्र मोदी हैंड ओवर G20 प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट ईयर। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओलेफ स्कोल्ज, यून सुक योल, रेसेप तैयब एर्दोआन, लुइस इनेशियो लूला डा सिल्वा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country won 2023 FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। 2023 FIBA बास्केटबॉल विश्व कप किस टीम ने जीता या किस देश ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जर्मनी। आपको जाना चाहिए 2023 फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ये मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का 19th एडिशन रहा है और इसे मल्टीपल नेशंस द्वारा होस्ट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब कई सारे देशों ने इसको होस्ट किया है। तो इसे होस्ट किया गया फिलीपींस, जापान एंड इंडोनेशिया ने 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के बीच में। आपको जाना चाहिए इस पूरे टूर्नामेंट में जर्मनी अनडिफिटेड रहा, यानी कि जर्मनी पूरा टूर्नामेंट में नहीं हारा और इसने फाइनल में भी सर्बिया को हराकर ये 2023 फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। आपको बता दें, पहली बार इसने ये वर्ल्ड कप जीता है। कनाडा तीसरी पोजीशन पर रहा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ आपको जाना चाहिए फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स मियस स्विट्जरलैंड में है। इंडियाज इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल विजिटेड विच कंट्री टू मॉनिटर द 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के संचालन का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा किया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मालदीव्स। आपको जाना चाहिए कि 3 मेंबर डेलीगेशन जिसका नेतृत्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने किया, ये मालदीव्स गए। मालदीव्स में जो 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनको मॉनिटर इन्होंने किया है। आपको बता दें, इस डेलीगेशन में इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के अलावा अजय बाधू जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है और प्रमोद कुमार शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये मौजूद रहे। मालदीव्स के बारे में आपको जाना चाहिए, कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए है, लद्दाख। आपको जानना चाहिए कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्यूमा रीजन जो कि लद्दाख में है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 218 करोड़ रुपए रहने वाली है। आपको जानना चाहिए, इससे पहले हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, ये 64 किलोमीटर लॉन्ग लिकारू मिगला फूशे रोड ये ईस्टर्न लद्दाख के देमचोक सेक्टर में बना रही है और जैसे ये कंप्लीट होगी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड होगी जिसकी हाइट होगी 19,400 फीट।
विच प्लेयर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट टू स्कोर 13,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विराट कोहली। आपको जानना चाहिए विराट कोहली फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। 13,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करने वाले ये कीर्तिमान इन्होंने एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अचीव किया है। इस तरह से अब कोहली की 47 और वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज हो चुकी हैं और ओवरऑल 77। आपको बता दें इनसे पहले रिकॉर्ड तेंदुलकर के पास था जिन्होंने 13,000 रन का लैंडमार्क 321 इनिंग्स में प्राप्त किया था। कोहली ने ये लैंडमार्क प्राप्त करने के लिए 267 इनिंग्स ली 13,000 रन तक पहुंचने के लिए। साथ ही कोहली 5th बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 13,000 रन का आंकड़ा पार किया है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर हैं और रिकी पॉन्टिंग है, श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं और सनत जयसूर्या हैं। एक और आपको न्यूज़ जाननी चाहिए करंट क्रिकेट से संबंधित। इंग्लैंड ऑलराउंडर मोइन अली ये तीसरे स्पिनर बन गए हैं इंग्लैंड के जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनके अलावा जो 2 और स्पिनर हैं वे हैं ग्रीम स्वान और आदिल रशीद। इन्होंने भी 100 विकेट्स या इससे ज़्यादा लिए हुए हैं। विच प्लेयर वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर्स 2023? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है किरण जॉर्ज। आपको जानना चाहिए इंडियन बैडमिंटन प्लेयर किरण जॉर्ज इन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया इंडोनेशिया मास्टर 2023 में जो कि मैदान नॉर्थ सुमात्रा में हुआ है। इन्होंने फाइनल में जापान के कू ताकाहाशी को हराया है। अदर विनर्स देखेंगे। विमेन सिंगल्स टाइटल इंडोनेशिया की एस्टर नुरुमी ट्राई वार्दोयो ने जीता। मेंस डबल्स इंडोनेशिया के ही जो ये जोड़ी है सबर करियामान गुतामा और मोहम्मद रेजा पहलवी इस्फाहानी इन्होंने जीता। विमेंस डबल टाइटल्स भी इंडोनेशिया की जो जोड़ी है लेनी त्रिया मयासारी और रिबका सुगियार्टो ने जीता। वहीं मिक्स डबल्स मलेशिया की जोड़ी येप्रोइकिंग एंड वलीरी सियो ने जीता है। With whom has NABARD signed an agreement to promote data-driven innovation? डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है यूएनडीपी। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू क्रिएट डेटा ड्राइवन इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो इस एमओयू के तहत दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड से लाइव्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कार्य करेंगी बाय शेयरिंग ओपन सोर्स डेटा फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सपोर्टिंग द फ्रेमिंग ऑफ एग्रेरियन पॉलिसीज़। यहाँ आपको जानना चाहिए कि ये दोनों ही DICRA पर भी जो है सहयोग करेंगी। DICRA आपको बता दें यूएनडीपी का प्रोडक्ट है, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। नाबार्ड के चेयरमैन साज केवी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है। हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में किसानों के अधिकारियों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने फर्स्ट एवर ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स इसको इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जो कि फाओ की एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम की एक एजेंसी है। और इनके अलावा इसे होस्ट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इन सभी के द्वारा। व्हेन इज द वर्ल्ड डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे ऑब्जर्व्ड? विश्व डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है सितंबर 7। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में अवेयरनेस आ सके। आपको बता दें ये एक रेयर डिजनरेटिव इलनेस है और इसमें जो मसल्स हैं वो वीक होती जाती हैं ओवर द टाइम, है ना, जब तक कि पूरी बॉडी को ये अफेक्ट ना कर दे। ऐसा कहते हैं कि 5000 बॉयज़ में 1 बॉय जो है इस कंडीशन से जूझ रहा है और ये किसके कारण होती है? एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन के कारण।
2023 में इसका थीम है डोशेन, ब्रेकिंग बैरियर्स। Which small finance bank has entered into a strategic partnership with Bajaj Allianz Life Insurance? किस लघु वित्त बैंक ने बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है एंटर किया है, और इसके तहत जो भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं वो बजाज अलियांस लाइफ के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। कई तरह के ऑफर्स इनको दिए जाएंगे। आपको जानना चाहिए बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ तरुण चुग हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है, एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल है। टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए, इसी बैंक से संबंधित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने जेनिथ एंड सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। Who has been reappointed as the MD and CEO of ICICI Bank by the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, संदीप बख्शी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी को जो है 3 साल के लिए रीअपॉइंट करने पर मंजूरी दे दी है। 4 अक्टूबर से इनका एक कार्यकाल शुरू होगा और 3 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर बख्शी हैं इनको ICICI बैंक का MD एंड CEO अक्टूबर 2018 में नियुक्त किया गया था। चंदा कोचर से इन्होंने टेक ओवर किया था। Why was the incremental cash reserve ratio ICRR introduced by the RBI? RBI द्वारा वृद्धिशील निकट आरक्षित अनुपात क्यों पेश किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है, टू मैनेज सरप्लस लिक्विडिटी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम अब फेस्ड मैनर में जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो की जो व्यवस्था है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप और इसके लिए पहले जो करंट हमारी लिक्विडिटी कंडीशन है फाइनेंशियल मार्केट में उसको आरबीआई ने अच्छे से एक्सेस किया है, उसके बाद ये डिसीजन लिया है। आपको बता दें 21 अगस्त को जो है इस करंट फिस्कल ईयर में पहली बार ऐसा हुआ जब जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में चली गई, क्योंकि आरबीआई का जो ये ICRR मैंडेट है ये लागू था। आपको बता दें कि ये जो ICRR है यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, इसका मकसद है बैंकों में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई है, एक्स्ट्रा जो कैश आ गया है उसको एब्सॉर्ब करके रखना, है ना। तो आपने देखा कि कई तरह की कंडीशन ऐसी बनी जैसे कि 2000 रुपये के नोट्स वापस आए हैं बैंकिंग सिस्टम में, है ना, तो उससे भी लिक्विडिटी जो है बढ़ी है। तो आरबीआई ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना चाहता था। तो आरबीआई ने ये कहा कि आप 19 मई 2023 से जुलाई 28 2023 तक के बीच में, ठीक है, जो भी आपके पास ये जो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है NDTL, इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है उसका आप 10% रिजर्व में रख के रखिए, क्योंकि अगर बैंकों के पास जो है पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो बैंक जो है उसको देने में भी आगे आ जाएंगे, है ना। लोगों के पास जो है पैसा आ जाएगा, सेविंग्स कम होंगी उनकी, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको गड़बड़ कर देगा। आप देख रहे हैं कितना जो है फूक फूक के चलना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है। तो इसलिए ये सब किया गया था कि आप और एक्स्ट्रा पैसा जो है अपना रिजर्व में रखिए, बैंकों को एक आ गया था। इस तरह से आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। NDTL रेफर्स टू द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ द पब्लिक दैट आर हेल्ड बाय द बैंक्स विद अदर बैंक्स। आपको यहाँ जानना चाहिए कि बैंक्स के लिए भी जो CRR है, ठीक है, वो 4.5% है ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक्सेस लिक्विडिटी आ गई तो आरबीआई ने कहा कि हम आप पे इंक्रीमेंटल CRR लगा रहे हैं, यानी कि आपको CRR के अलावा और भी पैसा जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। व्हाट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जुलाई? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का मतलब है, अब आरबीआई ने देखा कि अब ठीक है, व्यवस्था ठीक है, तो हम ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसा रखा है ना, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो है इसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जुलाई? जुलाई में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5.7%। आपको जानना चाहिए इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये जुलाई के महीने 5.7% से बढ़ा है। फैक्ट्री आउटपुट की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जुलाई के महीने में 2.2% से जो है बढ़ा था।
आपको जानना चाहिए ये डेटा रिलीज़ किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट है ये 4.6% से बढ़ा है जुलाई 2023 में। माइनिंग आउटपुट ये 10.7% से बढ़ा है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने भी कहा है कि हमने जून के लिए जो आईआईपी मेज़र किया था 3.7%, उसको हम फ्रैक्शनली इंक्रीज कर रहे हैं 3.75%। अब इन्होंने रिवाइज किया है इसको। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान laid the foundation stone of 141 PM Shri schools and the नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल इन विच सिटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी? सही आंसर ऑप्शन बी है देहरादून। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र को इनोग्रेट किया। साथ ही 141 PM श्री स्कूल्स और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल की आधारशिला रखी है। आपको बता दें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल हैं ये जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, इनके लिए बनाए गए हैं। देहरादून, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, कैपिटल देहरादून है, गवर्नर गुरमीत सिंह है। हाउ मच फाइनेंसिंग हैज़ द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड फॉर टीपी सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में टीपी सोलर के सौर सेल और मॉड्यूल में निर्माण संयंत्र के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कितना वित्त पोषण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, $425 मिलियन। आपको जानना चाहिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड है, इन्होंने $425 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं। किसके लिए? टीपी सोलर के फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि इनका तिरुनेलवेली तमिलनाडु में 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहा है। आपको जानना चाहिए टीपी सोलर ये सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की, जो अपने आप में टाटा पावर की सब्सिडरी है। आफ्टर सूरत विच सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS? सूरत के बाद शहर उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद। आपको जानना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अहमदाबाद ये सेकंड सिटी बन गया है पूरे देश में जिसने एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। किसके लिए? पार्टिकुलेट पोल्यूशन के लिए, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको रेगुलेट किया जा सकेगा और स्टेट का जो पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। आपको बता दें इससे पहले सितंबर 2019 में सूरत पहली सिटी बना था देश में जिसने एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसे लॉन्च किया गया था शिकागो यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, है ना, और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर। Which two organizations have collaborated to make B2B digital payments rewarding for both enterprises and vendors? उद्यमों और विक्रेताओं दोनों के लिए B2B डिजिटल भुगतान को फायदेमंद बनाने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मास्टर कार्ड एंड क्रेडेक्स। देखिए, मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया है कि हमने क्रेडेक्स जो कि एक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है इसके साथ कोलेब्रेशन किया है टू मेक B2B बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल पेमेंट्स रिवार्डिंग फॉर बोथ एंटरप्राइजेस एंड वेंडर्स। So as part of the collaboration, MasterCard will integrate its commercial card service with the Credex platform, eliminating the complexities associated with B2B payments, especially those made via cards. Which country has topped the overall list of the world's best countries as per US News and World Report? US News and World Report के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की समग्र सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड है। आपको जानना चाहिए यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की जो एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग है इसमें स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बताई गई है। आपको बता दें लगातार दूसरी बार स्विट्ज़रलैंड टॉप पोजीशन पर है और 6 टाइम ऐसा हुआ है जब स्विट्ज़रलैंड टॉप पोजीशन पर रही है। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर स्वीडन है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है, पाँचवें पर यूनाइटेड स्टेट्स है। आपको जानना चाहिए मिडिल ईस्ट में सबसे अच्छी कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात रही है और बेस्ट कंट्री एशिया में जापान, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया रही हैं। ये विद इन टॉप 25 है। तो ये ओवरऑल लिस्ट देख सकते हैं, इसमें एशिया से देखिएगा जापान ये 6th पोजीशन पर है, ठीक है। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द G20 ग्रुपिंग वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1999। हु इज करंटली सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा।
In which year did the Indian Penal Code come into force? 1st January 1862. Of which international organization is Azali Assoumani is chairperson? African Union. Which country has acquired global ammunition and ingenious startup based in New York? Answer is OpenAI. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? द नाइस्मिथ ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? Which city in Mexico is hosting the Archery World Cup? Who represented China at the G20 summit in the absence of Xi Jinping? Which countries participated in the Northern Interaction 2023 exercise in the waters of the Sea of Japan? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।